आज के वीडियो में हम क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। और क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में सबसे जो मेन होता है वो हु के प्रयोग वाला होता है। तो क्वेश्चन वर्ड जो हु का सेंटेंस होगा एक्टिव में, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो सकता है। टेंस के अनुसार ये अलग अलग होगा, लेकिन सामान्य तौर पर इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। सबसे पहले हु होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी। अब हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो टेंस के अनुसार होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। फिर जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब भी टेंस के अनुसार होगी। टेंस के अनुसार मतलब उसमें आईएनजी जोड़ना है कि सेकंड फॉर्म आना है या उसके फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस जोड़ना है, ये सब टेंस के अनुसार होगा। और फिर सबसे लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट। तो ये एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है हु वाले सेंटेंस का। अब इसको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहले बाय हुम आएगा, बाय हुम। फिर ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं यहाँ पर। तो इस ऑब्जेक्ट और ये जो सेंटेंस जिस टेंस का है उसके अनुसार इसकी जो हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए वो हेल्पिंग वर्ब पहले यहाँ आएगी। हेल्पिंग वर्ब पहले नंबर आएगी यहाँ पर। मतलब ये ऑब्जेक्ट अब यहाँ सब्जेक्ट का कार्य करेगा। फिर इसके बाद जो मेन वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म होगा। फिर इसके बाद अदर वर्ड्स जो होते हैं वो पीछे होंगे। मतलब जो बाय प्लस सब्जेक्ट पीछे हुआ करता था वो बाय होम के रूप में सबसे आगे आ चुका है यहाँ पर। तो अब जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल लें। हु टीचेज हिम इंग्लिश, ये है एक सेंटेंस। ये एक्टिव में है, इसके अनुसार है। देखो एक्टिव के स्ट्रक्चर में हमने लिखा था कि हु के बाद हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ टेंस के अनुसार लिखा है। ठीक है, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर सभी टेंसों पर लागू होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हु का क्या हो जाएगा, बाय हुम। अब हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के लिए हम थोड़ा स्थान छोड़ दे रहे हैं। उसके पहले हम ऑब्जेक्ट देख लें। ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें हिम भी है और इंग्लिश भी है। तो हिम का ऑब्जेक्ट जैसे हमने क्या रखा, ही। ऑब्जेक्ट को आगे लाए तो वो सब्जेक्ट बन गया। अब इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की क्या होती है पैसिव में। तो पैसिव का जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया है उसके पैसिव में इज आर एम सहायक क्रिया हुआ करती थी, तो ही के साथ क्या आएगी, इज। अब टीच का थर्ड फॉर्म रखना है, टॉट। और यहाँ इंग्लिश का इंग्लिश ही रहेगा। इसी सेंटेंस को इस तरीके से भी किया जा सकता है। यदि हम इंग्लिश भी एक ऑब्जेक्ट है, इसको भी हम यहाँ इसके स्थान पर रख सकते थे, तो ये ऐसा हो सकता था, बाय होम। अब देखो हम इंग्लिश को सब्जेक्ट बना रहे हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट हुआ, तो इसके अनुसार अब और कुछ सेंटेंस लेते हैं दूसरे। हु स्टोल माई पेन। अब देखो ये सेंटेंस जो है ये किस टेंस का है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है।
पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है और उसमें हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है। तो इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार चलेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, बाय होम हो गया। फिर हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का डिसीजन हम किस आधार पे करेंगे, जो यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा वो सिंगुलर है या प्लूरल, ये, और फिर टेंस। ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में हम हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर करते थे। तो यहाँ वाज और वेयर में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो इस ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी, इस ऑब्जेक्ट को। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, माई पेन। जब हम इसको यहाँ रखेंगे तो माई पेन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वाज आएगी, बाय होम वाज माई पेन। अब हमें रखना है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो स्टील, स्टूल, स्टूलन, ये हो गया। इसी तरीके से और किसी टेंस का कोई सेंटेंस लें, हु विल हेल्प यू इन दिस सिचुएशन, ये है सेंटेंस। तो अब देखो ये किस टेंस का वाक्य हो गया, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया, क्योंकि यहाँ हु और हु के पास पश्चात हेल्पिंग वर्ब विल है, फिर उसके बाद हेल्प और मेन वर्ब है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, बाय होम हो गया। अब हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो इस टेंस के पैसिव में हेल्पिंग वर्ब विल भी या सेल भी हुआ करती थी, तो वो हम बाद में रखेंगे। पहले हम क्या रखें, यू को सब ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखा। फिर अब इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब विल भी सेल भी आएगी। अब देखो विल भी में दो वर्ड हैं, तो विल यहाँ आगे आएगा और बी यहाँ सब्जेक्ट से पीछे रहेगा। हेल्प्ड इन दिस सिचुएशन, इस तरीके से होगा। हु के प्रयोग में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि हमने पूरा एक ही स्ट्रक्चर लिखा है कुछ इस तरीके से, जो सारे सेंटेंस पर लागू होता है। चाहे आप किसी भी टेंस का सेंटेंस ले लें, तो आपको टेंस में पता होना चाहिए कि किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, उसी के अनुसार हमें यहाँ पर ये सब हेल्पिंग वर्ब रखना है। Who had broken this chair? Who had broken this chair? अब ये सेंटेंस है, तो इसमें हु का क्या हो जाएगा, सबसे पहले बाय हुम होगा। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब रखनी है, तो हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट से पहले रखनी है। तो इस टेंस में पैसिव में कौन सी हेल्पिंग वर्ब हुआ करती थी, हैड बीन हुआ करती थी। तो अब देखो जो हैड बीन है वो पूरा एक साथ हैड बीन नहीं लिखना है, हमें हेड यहाँ लिखेंगे, फिर ये जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ लाएंगे, तो हैड दिस चेयर बीन, और ब्रोक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, इस तरीके से होगा। Who is making a noise in class, ये है सेंटेंस। अब अगर इसको पैसिव में करेंगे तो हु का क्या होगा, बाय हुम होगा। फिर अब हमें हेल्पिंग वर्ब रखना है, तो हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड करेगा, इस ऑब्जेक्ट पर। चूंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन चुका है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, ए नॉइज। ए नॉइज के अनुसार कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी इस टेंस में, इज बीइंग, आर बीइंग या एम बीइंग हुआ करता था, तो इज यहाँ आएगा, फिर ए नॉइज होगा और बीइंग इसके पीछे रहेगा, है इज बीइंग। लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब में यदि दो वर्ड हैं तो एक सब्जेक्ट से पहले और एक सब्जेक्ट के पीछे लिखा रहता है, और यहाँ ए नॉइज अब सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है।
अब यहाँ मेक का थर्ड फॉर्म मेड होगा और फिर पीछे इन क्लास ये होगा। तो इस तरीके से ये जो हु वाले सेंटेंस होते हैं उनके एक्टिव से पैसिव बनाए जाते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए और ध्यान से कीजिए। कठिनाई थोड़ी सी हो सकती है इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि ध्यान से आप इसको समझा होगा तो वो समझ में ना आए। और जो भी कठिनाई हो तो फिर बताना, उसको अगले वीडियो में उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।